सो हाय फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल इक्वेशन का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग आज इस चैप्टर के 10 बहुत बढ़िया सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आती हैं। फ्रेंड्स, थ्योरी पूरी कवर कर चुका हूं। पार्ट 1 में पूरी थ्योरी थी, पार्ट 2 और 3 में समरी थी। इस चैप्टर का पूरा समराइज मैंने थ्योरी करा था, वो देख लीजिएगा तीनों पार्ट्स, फिर फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, एंड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सिंपल इक्वेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, एंड एक चीज और, आज के सारे सवाल पहले पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा। जब खुद से प्रॉपरली अटेम्प्ट करके आंसर निकला है फिर आगे देखिएगा। ठीक है, तो खुद से अटेम्प्ट किए बिना सॉल्यूशंस मत देखना है, रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा। अ टैक्सी हैज अ फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज बेस्ड ऑन डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो मतलब टैक्सी के चार्ज में फिक्स कंपोनेंट भी और वेरिएबल कंपोनेंट है एज पर द डिस्टेंस कवर्ड। अब 10 किलोमीटर ट्रैवल करने पर फेयर होता है 150 रुपीज, 15 किलोमीटर ट्रैवल करने पर फेयर 220 होता है, तो फिर 25 किलोमीटर ट्रैवल करने पर फेयर कितना होगा? दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। सो फेयर किस तरह से होगा, एक काम करते हैं फ्रेंड्स, वेरिएबल कंपोनेंट को x मान लेते हैं, फिक्स्ड वाले को x मान लेते हैं, वेरिएबल वाले को y मान लेते हैं, और किलोमीटर ट्रैवल कितना किया उसको n मान लेते हैं। तो हमारा फेयर कितना बनेगा? x प्लस एन वाई। x फिक्स हो गया, y वेरिएबल हो गया, n इज नंबर ऑफ किलोमीटर्स। इक्वेशन बनाओ। 10 किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा? x प्लस 10y। तो कितना फेयर दिया है? 150। सिंपल इक्वेशन। अगला 15 किलोमीटर का बना लीजिए। 15 किलोमीटर में इट विल बी x प्लस 15y एंड द फेयर इज कितना है भाई? 220। ठीक, और हमें 25 का आंसर निकालना है, तो हमें बेसिकली ये निकालना है x प्लस 25y निकालना है। समझ के बाद फ्रेंड्स, अब देखिएगा फ्रेंड्स, कई लोग सोच सकते हैं ऐड कर देते हैं ना तो फिर हमको 25y मिल जाएगा, पर प्रॉब्लम है कि हमको 2x मिल जाएगा, हमको यहाँ पे सिर्फ एक x चाहिए। ठीक, तो ऐड करने का टेम्पटिंग लगता है पर होगा नहीं। वैसे कैसे सॉल्व करना है? पहले y निकाल लो फिर x आ जाएगा। जस्ट फाइंड द वैल्यूज, दोनों को माइनस करो। माइनस करने पर x कैंसिल हो गया, सिर्फ y बचेगा, 5y। समझ गए? यहां कितना बच रहा है? 70 बच रहा है। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दी, तो y हमारा कितना आ गया? 14 आ गया। ओके, 14 को पुट कर दो, कहां? दोनों में से जहां चाहो यहां पुट कर देते हैं। तो x प्लस y को 14 रखो तो 140 हो गया, राइट साइड में ले जाओ। चलो लिख देता हूं पहले, 140 इक्वल टू 150। तो x कितना आ गया? 10। x भी आ गया, y भी आ गया। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। x कितना है? 10 प्लस 25, y कितना है? 14। निकाल लो आंसर। कैसे निकालें फ्रेंड्स? 10 प्लस 14 का 2 इधर लाओ तो 25 50 बन जाएगा। तो ये 50 हो गया, इंटू 7 बचेगा। 7 इंटू 50 इज 350 प्लस 10 कितना हो गया? 360 इज द आंसर। बस, एक्स और वाई निकाला, पुट किया, आंसर निकाल लिया। 360 रुपीज इज द आंसर। ऑप्शन रख सकते थे हम लोग, बट बिना ऑप्शन के आंसर आगे कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। 360 इज द आंसर। सिंपल है। चलिए अगला सवाल, आप पॉज करके पहले ट्राई करना है इसको, फिर सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। सो अ पर्सन बाइज 18 लोकल टिकट्स फॉर 110 रुपीज। अब उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों है। फर्स्ट क्लास की एक टिकट 10 रुपए की आती है एंड सेकंड क्लास की एक टिकट 3 रुपए की आती है। ठीक है, अब what will another lot of 18 train tickets cost in which number of first and second class tickets are interchanged? तो अगर टिकट्स का नंबर इंटरचेंज कर दिया, मतलब जितनी फर्स्ट क्लास की उतनी सेकंड की हो जाएंगी एंड वाइस वर्सा, तो नया चार्ज कितना होगा? तो एक सिंपल काम करते हैं कि हम फर्स्ट क्लास की टिकट का नंबर x मान लेते हैं और सेकंड क्लास की टिकट का नंबर y मान लेते हैं। टिकट का नंबर ही नहीं पता, कीमत तो दी हुई है। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई 18 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 18 है, एंड हमारा खर्चा कितना आ रहा है? 110 रुपीज। ठीक है, सो फर्स्ट क्लास की 10 रुपए की आती है और सेकंड क्लास की 3 रुपए की, जो 10x प्लस 3y, दिस विल बी इक्वल टू टोटल एक्सपेंस जो हो रहा है 110। अब इन दोनों से x और y निकाल लो आप, फिर इंटरचेंज करना तो आसान काम है। ठीक है, बेसिकली हमें आंसर किसका निकालना पड़ेगा? 3, या फिर एक काम करो ना, ऐसे कर लो, 10y प्लस 3x। अब 10 रुपए की जो फर्स्ट क्लास की टिकट थी उसमें टिकट का नंबर x नहीं y हो चुका है, और 3 रुपए की जो सेकंड क्लास की थी उसका नंबर y नहीं x हो चुका है, तो आपने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, चलो पहले x और y निकालो। कैसे निकालें? बड़ा सिंपल है, ऊपर की इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके पहले y को हटा देते हैं, x निकल आएगा। सो ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। 3x प्लस 3y, 18 इंटू 3 कितना होता है? 54। 54। अब माइनस करो दोनों को, तो y तो कैंसिल हो गया, यहां पे 7x आएगा। 7x राइट साइड में कितना आ रहा है? 56। 56, तो x कितना आ जाएगा? 7 इंटू 8 होता है 56, तो 8 आ गया, x 8 आ गया। अब यहां पे पुट कर दो x को 8, तो y कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सिंपल,
यहां पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू वाई, वाई 10 है, एंड 3 इंटू एक्स, एक्स 8 है। ठीक है, सो 8 इंटू 3 इज 24 और ये 100 हो गया, तो 124 रुपीज इज द आंसर। आ गया आंसर, दैट्स ऑल। सिंपल है ना। चलो आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए, एक और मजेदार सवाल। अ मैन परचेस्ड 40 फ्रूट्स, एप्पल एंड ऑरेंजेस। ये उसने फ्रूट खरीदे हैं कितने रुपए के? 17। ठीक है, 40 फ्रूट में से कुछ एप्पल होंगे और कुछ ऑरेंजेस होंगे। ठीक है, नाउ हैड ही परचेस्ड एज मेनी एप्पल्स एज ऑरेंजेस एंड एज मेनी ऑरेंजेस एज एप्पल्स, मतलब नंबर इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों फ्रूट्स का, ही वुड हैव पेड 15 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। अब एक सिंपल काम करते हैं फ्रेंड, देखिएगा, एप्पल और ऑरेंज की बातें हो रही, उसका नंबर इंटरचेंज करना, तो 17 की जगह आपके 15 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे ना तो हमें इंडिविजुअल कॉस्ट पता है उनकी, ना उनका नंबर पता है, तो अजम्पशन देखिए कैसे लेते हैं, एप्पल और ऑरेंज। ठीक है, अब एक एप्पल मान लेते हैं एक्स रुपए का है, एक की बात कर रहा हूं, और एक ऑरेंज मान लो वाई रुपए का है। ये तो उनकी कीमत हो गई पर यूनिट, यूनिट का नंबर भी तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें 40 टोटल दिया है, इंडिविजुअल की तो बात नहीं करी, तो इंटरचेंज करने के लिए नंबर मानना पड़ेगा। अब देखिए, सो एप्पल का नंबर अगर n मानते हैं तो ऑरेंज का नंबर 40 माइनस एन हो जाएगा, और इंटरचेंज करने पर ये 40 माइनस एन हो जाएगा, 40 माइनस एन, और ये n हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन बना लेते हैं। पहले 17 रुपए की बनाइए। 17 रुपए कैसे बन जाएगी? nx प्लस 40 माइनस एन इंटू वाई। ये पहला वाला एप्पल का है, दूसरा ऑरेंज का है, टोटल सम 17 आ गया। अब इंटरचेंज करने पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो आपको यहां पे n दिख रहा है ये 40 माइनस एन हो जाएगा, और ये x हो गया, प्लस ये 40 माइनस एन अब n बन जाएगा। ये देख रहे हो ना इंटरचेंज की न्यू वैल्यूज, ये जो आई थी हमारी दोनों, और ये y हो जाएगा। टोटल अब सम कितना हो चुका है? 15 हो चुका है इंटरचेंज करने पर, दोनों का नंबर इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ एन एप्पल एंड ऑरेंज। एक पेयर का आंसर चाहिए, मतलब हमको चाहिए x प्लस वाई। हमें एक ही सिंगल सिंगल यूनिट लेनी है, तो हमें n से खास मतलब रहेगा नहीं, तो n हट जाए तो ही अच्छा है। इक्वेशन बना ली ना आपने, क्या करना है? कुछ नहीं करो, ऐड कर दो, काम बन जाएगा। कोई n हटाना है, x प्लस वाई रह जाएगा। ऐड करो, ऐड करने पर x कॉमन आया, व्हाट इज n प्लस 40 माइनस एन? 40। n तो कैंसिल हो गया और x आ गया। इधर माइनस एन और प्लस एन कैंसिल होकर 40 बचेगा, तो 40 वाई आ गया। राइट साइड ऐड करो फ्रेंड्स, 40 17 प्लस 15 32। तो आपको x प्लस वाई चाहिए था, 40 कॉमन लेके दूसरी तरफ ले जाओ, तो 32 अपॉन 40। ये रुपीज में आंसर आ रहा है पर फ्रैक्शन में आएगा फ्रेंड्स। एक सिंपल काम करें, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो 32 अपॉन 40, ये तो आपका आंसर आ चुका है, पर एक काम करते हैं, इनको पैसे में कन्वर्ट कर लो, बेटर रहेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पैसे में आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो भाई 8 किससे कर ले? 8 से कर लें क्या? 8 से कर सकते हैं, कोई वैसे खास प्रॉब्लम नहीं, सबसे हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो 8 से कर लेते हैं, ये 4 और ये 5 आ गया, और ये 5 से कितना 20 आ जाएगा। व्हाट इज 4 इंटू 20? 80 पैसे इज योर आंसर, दैट इज द आंसर। बस, रुपीज में तो पहले तो रुपीज में आंसर आ ही चुका था, क्वेश्चन जैसे दिया है आंसर वैसे कर देना। ठीक है, तो देखा आपने कितने सिंपलिस्टिक अजम्पशन लिए तो आंसर आ गया, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सो सिंपल। आगे चलिए, चलिए वो याद है ना आपको फ्रेंड्स, कि अगर हमारे पास दो पेयर होते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, आप c1 को इस तरफ भी लिख सकते हैं, दोनों में फर्क नहीं पड़ता, रेशियो तो सेम ही आता है। ठीक, पर दोनों कांस्टेंट या तो राइट या तो लेफ्ट में रखना आप। ठीक है, तो थ्योरी दोनों तरह से देख सकते हो आप, उसमें फर्क नहीं पड़ता। और ये a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो पहला केस क्या था? पहला केस था हमारा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसे हम बोलते थे केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंट नहीं, ये केस ऑफ कंसिस्टेंसी था, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, दिस वाज केस ऑफ कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। और ये यूनिक सोल्यूशन वाला केस था, क्लियर है ना, यूनिक सोल्यूशन। दूसरा केस क्या था? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये था हमारा केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, या फिर नो सोल्यूशन केस, जहां पैरेलल लाइन बनती थी। ठीक है, और तीसरा केस जब तीनों रेशियो बराबर हो गए, तीनों रेशियो बराबर होने पर इसे हम लोग क्या बोलते थे? दिस वाज केस ऑफ कंसिस्टेंसी, बट इसका एक और नाम था। अब यहां पे हम बोलते थे कि यहां पे डिपेंडेंट हो गई हैं इक्वेशंस, डिपेंडेंट। ठीक है, ये तीन केस बनाए थे मैंने, पूरी पार्ट नंबर 2 वीडियो में पूरा मिल जाएगा आपको उसका। ठीक है, चलो अब यहां बताओ, हमें चेक करना है कि यहां पे इनकंसिस्टेंसी है या नहीं है, मतलब ये कंडीशन है या नहीं। चेक कर लो, चेक कर लो भाई।
व्हाट इज 3/6? रेशियो ले लो। x के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2 है, y के कोफिशिएंट का रेशियो 7/15 है, कैंसिल नहीं हो रहा, और इनका रेशियो क्या है 19/38 मतलब 1/2। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब पहला केस हमारा बन चुका है, तो हमें सी से मतलब ही नहीं रहेगा यहां पे। तो हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ चुका, मतलब पहला केस मतलब यूनिक सोल्यूशन वाला केस बन चुका है। इज इट इनकंसिस्टेंट और नॉट? नो, इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट बिकॉज इट इज अ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। हमारा पहला केस प्रॉपर बन चुका है, इट इज कंसिस्टेंट सोल्यूशन। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आया, और अगर दोनों बराबर ना आए तो c1/c2 वैसे बराबर दिख रहा है a1/a2 के, पर उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, यू डोंट हैव टू कंसिडर दैट। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट है या नहीं है? नो, इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट, इट इज एक्चुअली कंसिस्टेंट। आगे चलिए, हमें m की वैल्यू निकालनी है ताकि सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाए। तो इनकंसिस्टेंसी फॉलो करते हुए हमको निकालना है m की वैल्यू। तो इनकंसिस्टेंसी क्या होगी? 5/m will be equal to 11/33 but it should not be equal to 29/91। अब ये तो 1/3 आ गया और 1/3 नहीं है हमारा, तो ये दोनों तो नॉन इक्वल हो गए, बहुत अच्छी बात है, बस इन दोनों पहले दोनों को बराबर कर दो। सेकंड थर्ड तो नॉन इक्वल है ही, अच्छी बात है, और फर्स्ट सेकंड को बराबर करना है। तो 5/m विल बी इक्वल टू 1/3। तो m कितना आ गया फ्रेंड्स? 15 इज योर आंसर। बस ये इसका 3 टाइम्स, तो ये भी इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये दोनों तो वैसे ही 1/3 नहीं होने वाले, तो अच्छी बात है, तो अपने आप सेकंड केस बन जाएगा आपका, ये सेकंड वाला केस इनकंसिस्टेंसी का। क्लियर है? सिंपल है ना, मैं कल बता रहा था आपको, ऐसे सीधे क्वेश्चन आते हैं इसमें, बस तीनों केस क्लियर होने चाहिए आपको। एक सवाल और, फिर अगले पैटर्न पे शिफ्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कब होता है फ्रेंड्स? जब तीनों का रेशियो बराबर होता है। अब दो रेशियो दिए हैं, पहले देखो वो बराबर है या नहीं। ये इसका 3 टाइम्स, ये इसका 3 टाइम्स, 51 का 3 टाइम्स 153 होता है, यस। तो अगर आप y का भी 3 टाइम्स कर दोगे तो काम बन जाएगा। 4 का 3 गुना कितना होता है? 12। n को 12 करो, कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना आपको, सिंपल। डिपेंडेंसी मतलब ये तीसरा केस, ये भी कंसिस्टेंसी के अंडर आता है पर इसको डिपेंडेंट माना जाता है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलिए, बस 3-4 सवाल और फिर खत्म करते हैं। सवाल ध्यान से पढ़िए। 3 फ्रेंड्स हैड अ डिनर एट अ रेस्टोरेंट, और जब बिल आया तो क्या हुआ? अमिता पेड 2/3 एज वीना पेड एंड वीना पेड हाफ एज तान्या पेड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल डिड तान्या पेड? ठीक है, हमें तान्या का निकालना है कि कितना उसने, कितना फ्रैक्शन ऑफ टोटल निकालना है, आराम से निकाल लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो देख लो आप, तो यहां पे अमिता ने कितना पे किया? ए पेड 2/3 ऑफ वी। तो पहले तो ये देख लो आप, ए प्लस वी प्लस टी कितना हो जाएगा? टोटल के बराबर, टोटल बिल। हमें टी का फ्रैक्शन निकालना है, तो सब कुछ टी के टर्म में निकाल के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ए कितना है? 2/3 वी, और वी कितना है? टी का आधा, टी का आधा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सब कुछ टी के टर्म में निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा? टी के टर्म में पुट कर दो 2/3, और वी कितना है? t/2। वी हमारा t/2 है, तो कितना आ गया ये? ये मैं पूरा ए वाला काम कर रहा हूं, ध्यान रखना। आगे लिख दो, यहां लिख देता हूं, दिस विल बी t/3, 2 तो कैंसिल हो गया। तो हमने ए को भी टी के टर्म में निकाल दिया वाया वी, और वी तो टी के टर्म में दिया था, और टी तो खुद टी पुट करा जाएगा। लेट अस पुट द वैल्यूज, यहां वैल्यू रख दो, काम बन जाएगा। ए कितना है? सही है ना, 2/3 में हमने t/2 पुट के कैंसिल हो गया, ठीक है, t/3। वी कितना है? t/2, और टी तो अकेला टी ही होगा, और राइट साइड में टोटल बिल है हमारा। हमें फ्रैक्शन निकालना है, टोटल की वैल्यू ना भी पता तो कोई टेंशन की बात नहीं। चलो एलसीएम कितना लेना है फ्रेंड बताओ? 6 एलसीएम लो, तो कितना हो जाएगा? 2t प्लस 3t प्लस 6t, और यहां पे टोटल बिल आ गया आपका। ठीक, तो कितना बन गया? 11, सही बन रहा है, 11t/6 इज इक्वल टू टोटल बिल, और t को एक तरफ रख के उधर ले जाओ फ्रैक्शन, 6/11 ऑफ टोटल। तो तान्या ने कितना पे किया? पूरे बिल का 6/11, कितना फ्रैक्शन? 6/11 फ्रैक्शन इज द आंसर। बस वो तीनों वेरिएबल उस एक के टर्म में लिख के आप टोटल से उसका फ्रैक्शन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये रहा आपका सामने आंसर, 6/11, टोटल पूरे बिल का 6/11 दिया तान्या ने, दैट्स आंसर। चलो आगे चलते हैं, ये सवाल देख लो, एक और बेहतरीन सवाल। ए बी सी एंड डी टुगेदर हैव ₹47 विद देम। ए और बी के पास टुगेदर 27 है, सी और ए के पास 25 है, और डी और ए के पास 23 है। सब में ए आ रहा है, ध्यान रख रहे हो आप, और हमें बी के पास कितना पैसा है वो निकालना है। तो इक्वेशन लिखे पहले, मैं स्मॉल में लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया? 47। अब सब में ए आ रहा है ना,
तो ठीक है, एक काम करें फ्रेंड्स, तीनों को ऐड ही कर दें एक बार, तीनों को ऐड कर दो एक बार। तीनों को ऐड करने पर ए तीन बार आ जाएगा, बाकी सब एक एक बार आएगा। देख रहे हो ना, एक बार बी, एक बार सी, एक बार डी। तो बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया, तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है फ्रेंड्स? आई कैन सी इट इज कमिंग एज 75। सही है। इन दोनों का सम तो 50 हो गया, प्लस 25, दिस इज 75। ग्रेट, ऐड कर दो। सही है। अब एक बात समझ रहे हो आप, देखो, एक ए को बाहर निकाल के बी सी डी के साथ ले जाओ, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 47 रख सकते हो आप। यहां पे दो ए बच जाएंगे, यहां 47 रख दो आप। एक ए को निकाल के बी सी डी के साथ ले गया, तो चारों का सम तो 47 दिया है, उसको पुट कर दो 47, सिर्फ ए बचेगा, एंड दिस इज 75। तो 2a कितना आ गया आपका यहां पे 28, और a कितना आ चुका है फ्रेंड्स आपका यहां पे 14। ठीक है। अब हमें b निकालना है, तो हमको a प्लस बी तो 27 दिया हुआ है, यहां पे a को 14 रख दो, तो b कितना आ जाएगा 13। बस, तीनों को ऐड किया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पुट किया, सिर्फ a की वैल्यू 14 आ गई, और क्योंकि a प्लस बी 27 है तो b अपने आप 13 आ जाएगा। बस, सिंपल। तो जब भी पेयर वाइज काम होता है तो अक्सर ऐड ही करना पड़ता है आपको, और बस आंसर आपका एक स्टेप में आ जाता है। सिंपल है ना। तो क्वेश्चन कितना घुमा घुमा के पूछ रहा है, पर हम इक्वेशन से कितना आराम से आंसर निकाल रहे हैं। तो जो लिख रहा है उसको यहां पे पुट कर इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करके आराम से आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है। बट यस, द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर इट गेट्स। ये देखिए बहुत बेहतरीन सवाल, इसमें खास बात ध्यान रखना। देखिए, अ फैमिली हैज सेवरल चिल्ड्रन। अब देखिए, अ बॉय, फैमिली में कुछ गर्ल्स और बॉयज हैं। अ बॉय हैज एज मेनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स एंड अ गर्ल हैज ट्वाइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर। मतलब एक बॉय के जितनी बहनें हैं उतने ही भाई हैं, और एक गर्ल के भाई का नंबर बहनों से डबल है। ट्वाइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर्स। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस सवाल में ब्रदर और सिस्टर वेरिएबल मत लेना। बात समझिए, एक परिवार में अगर 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब एक बॉय की बात कर लो। अब देखिए, एक बॉय के लिए सारी गर्ल्स बहनें होंगी, पर सारे बॉयज भाई नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने आप को नहीं गिनेगा। ठीक है। उसी तरह से गर्ल में एक को ले लो आप, सारे बॉय उसके भाई होंगे, पर सारी गर्ल उसकी बहनें नहीं होंगी, क्योंकि वो अपने आप को नहीं गिनेगी। सलमान खान की फैमिली में 3 बच्चे हैं पूरा मिला के, पर सलमान खान के भाई 3 नहीं, 2 ही तो अपने को थोड़ी नहीं गिन लेगा वो। समझ गए ना बात? वही मैं कह रहा था आपसे। क्लियर? तो इसलिए भाइयों और बहनों का नंबर इस पर डिपेंड करता है कि आपका खुद का जेंडर क्या है, आप मेल हो या फीमेल। इसलिए उसमें आंसर बदलता रहेगा, इक्वेशन बदलती रहेंगी हमारी, इसलिए उस पर मत जाना। इसलिए ब्रदर सिस्टर जेंडर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको नहीं ले सकते आप अपने वेरिएबल लोगे मेल और फीमेल, ये जेंडर कभी नहीं बदल सकता। समझ गए? अब मेल और फीमेल से ब्रदर सिस्टर का नंबर निकाल के क्वेश्चन बना लेना। बस ये छोटी सी बात, कई लोग इसको ले लेते हैं तो उनका आंसर बहुत, इक्वेशन बहुत इनकंसिस्टेंट या गलत बन जाती है, सॉल्व नहीं हो पाती, मल्टीपल आंसर आ जाते हैं। ठीक है। तो मेल फीमेल है ना, उससे ब्रदर सिस्टर का नंबर बना देना। ठीक। चलिए, पहला सवाल, एक बॉय की बहनें कितनी होंगी? बहनों और भाई का नंबर बराबर है। एक बॉय के भाई कितने? m-1, वो अपने आप को नहीं गिनेगा। ठीक है। बॉय मतलब मेल। ठीक है। मैं बी नहीं मान रहा, क्योंकि आप बी से ब्रदर समझ सकते, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। अब उसकी बहनें कितनी हैं? ऑल द फीमेल्स बहनें होंगी, तो एफ। तो बॉय मतलब मेल के लिए भाई का नंबर किसके बराबर करती है? बहनों के बराबर। अब फीमेल की बात करिए, गर्ल की बात करिए। गर्ल के बारे में एक बात कर लीजिए, उसके भाइयों का नंबर बहनों से डबल है। उसके भाई कितने? सारे मेल उसके भाई होंगे, पर उसकी बहनें कितनी है? सारी फीमेल बहनें नहीं होंगी, एक कम होगी, क्योंकि वो खुद को नहीं गिनेगी। अब भाइयों का नंबर बहनों से डबल है। बस, कितनी सिंपल सा कॉन्सेंट्रेशन से हमने इक्वेशन बनाया, और हमारा आंसर अब आ जाएगा। सॉल्व कर लो, यहां से तो एम और एफ निकाल ही लोगे ना। बच्चे हैं कितने परिवार में? m प्लस एफ करना पड़ेगा, मेल चिल्ड्रन प्लस फीमेल चिल्ड्रन। चलो एक काम करो, सॉल्व कर दो। यहां से m कितना आ गया फ्रेंड्स? f प्लस 1 आ गया, इधर पुट कर दो। लेफ्ट साइड में m को f प्लस 1 पुट करो, राइट साइड में ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 2f माइनस 2 आ जाएगा। f को एक तरफ ले जाओ तो f आ जाएगा, 2 को इस तरफ लाओ तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। फीमेल का नंबर 3 आ चुका है फ्रेंड्स, तो मेल का नंबर f प्लस 1 मतलब 4 आ जाएगा। तो उस परिवार में कितने बच्चे हैं? 4 मेल बच्चे, 3 फीमेल, मतलब 4 बॉयज 3 गर्ल्स। हमें आंसर चाहिए 4 प्लस 3 7 इज द आंसर। सिंपल। बस अजम्पशन ध्यान से लेना, ब्रदर सिस्टर में मत जाना, बाकी काम आराम से हो जाएगा। ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, ध्यान रखना पड़ता है। बाकी सिंपल आराम से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देन वी आर डन। ओके। Sumit was doing multiplication, but by mistake, instead of taking 25 as the multiplier, one of the multipliers,
ही टुक 34। तो मल्टीप्लाई करना था दो नंबर को, एक नंबर सही लिया, दूसरा 25 की जगह 34 ले लिया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक हिज आंसर वॉज 405 मोर देन द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट से 405 ज्यादा आंसर आ गया, ठीक है, आना भी था क्योंकि उसने 25 की जगह 34 ले लिया। फाइंड आउट द आंसर विच सुमित अराइव्ड एट। तो वो जो गलत आंसर सुमित ने निकाला है वो गलत आंसर कितना है निकालना है, ठीक है। चलो दूसरा मल्टीप्लायर x मान लेते हैं, ठीक। तो उसे करना था 25 इंटू एक्स, पर उसने कर दिया 34 इंटू एक्स, और इस गलती की वजह से नया आंसर कितना ज्यादा आता है पुराने वाले से, 405। दैट्स ऑल, बस माइनस कर दो। 9x 405 आ गया, x निकाल लो आप, कितना आ रहा है, इज इट 45? यस 45, ठीक है। अब आंसर क्या चाहिए फ्रेंड्स, गलत आंसर या ओरिजिनल जो सही आना चाहिए था? नहीं, उसने बोला जो आंसर एक्चुअली आया है, जो गलत आया है। 34x निकालना है हमको, करेक्ट आंसर नहीं पूछा उसने, जो आया है एक्चुअली वो पूछा है। सो 34 इंटू 45 आपका आंसर हो जाएगा। ये 34 का एक 2 इधर खिसका दूं मैं, तो ये 17 रह जाएगा, ये अपना 90 हो जाएगा, ठीक। और 17 इंटू 90 करना तो बहुत ही आसान है, कर दो। ये 0 आ गया, 9 इंटू 7 63 होता है, 9 इंटू 1 9 प्लस 6 कर दो, 1530 आपका आंसर आ चुका है। दिस इज योर आंसर, बस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे 10 सवाल, देखो इतने सिंपल नहीं थे पर हमने कितने आराम से किया, ठीक है। चैप्टर का नाम भले ही सिंपल इक्वेशन है, पर कई लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सिस्टमैटिकली अप्रोच किया था, आपको पूरे सवाल 10 सवाल कराए। आई होप कहानी क्लियर हुई होगी, आपने खुद भी ट्राई किया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे। सवाल अभी एक दो पार्ट इसके और आएंगे, एक तो प्रैक्टिस वीडियो और लाने की सोच रहा हूं, और जो एक्चुअल कैट के एग्जाम में सवाल आ चुके हैं, ये सवाल जो करा है बहुत यूजफुल है, सिर्फ एमबीए एंट्रेंस के लिए नहीं, एसएससी बैंक सीसेट सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। कुछ सवाल नए, कुछ प्रीवियस एग्जाम से मैंने यहां पे पूरी कहानी लेके आया आपके लिए। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाऊंगा, और कैट के एक्चुअल सवाल जो इक्वेशन चैप्टर से आ चुके हैं वो भी लाऊंगा आपके लिए फॉर फर्दर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरी चीज हेल्पफुल लग रही होगी आपको। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।